ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक कंसोल एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक क्लास बनाते हैं वर्क करने के लिए। प्रोजेक्ट ऐड क्लास लगा दिया। मैंने कहा ये क्लास है एम्प्लॉय की, employee.cs क्लास बन गई हमारी। एंड इस क्लास के अंदर आते हैं तो बेसिक क्लास है हमारी, ये सिंपल सी बनी हुई है, तो ये एम्प्लॉय क्लास। एड क्लास के अंदर आते हैं, हम सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली जो होता है वह क्लास के नेम का सेम होता है, क्लास के नेम का सेम होता है, मतलब जो नाम क्लास का होगा एग्जैक्ट वही नाम कंस्ट्रक्टर का भी होना चाहिए। एग्जैक्टली। दूसरी कंडीशन होती है कंस्ट्रक्टर कभी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। जिस तरह से मेथड हमारी वैल्यू रिटर्न करती हैं, इंटीजर स्ट्रिंग लगा देते हैं हम, यहाँ पर हम कुछ नहीं लगा सकते हैं। सो ये हमारा कंस्ट्रक्टर जो है कभी कोई वैल्यू वापस रिटर्न नहीं देगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन होती है कंस्ट्रक्टर कभी इनहेरिट नहीं होता है, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रख के हमें कंस्ट्रक्टर को बनाना है। तो चलिए बनाएं कैसे, जिस पब्लिक, ठीक है, पब्लिक एंड सिंपली एम्प्लॉय पैरामीटर, और आपने दिया कुछ इस तरह से। ओके, एक मेथड भी बना देते हैं यहीं पर, पब्लिक वाइड, मान लीजिए गेट सैलरी, गेट सैलरी मेथड हमारी हो गई। एंड इसके अंदर इसे थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर देते हैं, गेट सैलरी को थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ पर मैं राइट कर दूंगा, यहाँ पर कंट्रोल डॉट राइट लाइन, ओके। सिंपली एक मेथड है, ठीक है, और इसमें हम कुछ और कर लेते हैं, जैसे डेसिमल सैलरी सेल इज इक्वल, ओके, सिंपली मैंने कुछ किया नहीं ज्यादा, बट हमने किया क्या यहाँ पे, सिंपली इस मेथड के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल में कुछ वैल्यू डाली और उस वैल्यू को यहाँ पे हमने मैसेज के रूप में प्रिंट कर दिया, ठीक है। ओके, एंड अभी कंस्ट्रक्टर भी हमने यहाँ पे हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। अभी हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं। तो सिंपली जब इस क्लास पे मुझे कॉल करना होगा तो हम क्या करेंगे, अपने मेन मेथड में आएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका आपके पास है, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू, और उसके बाद उसका कंस्ट्रक्टर। देखिए ये फर्स्ट पार्ट जो होता है ये क्लास नेम होता है, सेकंड पार्ट जो होता है क्लास नेम कंस्ट्रक्टर नेम होता है। कैसे समझेंगे इसे, ये क्लास नेम है, ये कंस्ट्रक्टर नेम है। इसका तरीका यह है, क्लास नेम में आप कोई भी ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं। क्लास जब डिफाइन करते हैं तो आपने कोई ब्रैकेट यूज लगाया यहाँ पे क्लास में, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो वहां पर आप ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे फंक्शन बनाते हैं तो आप ब्रैकेट लगाते हैं इस तरह से, हाँ, उसी तरह से जब आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो फंक्शन लगाते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है
कंस्ट्रक्टर है और ये वाला पार्ट जो है वो क्लास नेम है। क्योंकि क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम होता है, इसलिए आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कौन सी क्लास है, कौन सा कंस्ट्रक्टर नेम है। लेकिन समझ में आता है कि अगर ये सेक्शन ब्रैकेट के साथ है तो उस केस में ये कंस्ट्रक्टर है और बिना ब्रैकेट का है तो क्लास है। ओके, एंड देन अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपनी मेथड को कॉल कर सकते हैं और बीजे डॉट गेट सैलरी मेथड कॉल कर सकते हैं। तो लेट्स कॉल और रन करके देखते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास ये सैलरी मेथड कॉल हो रही है, ठीक है, एंड कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट आपको दे रहा है। लेकिन जब आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो बेसिकली हो क्या रहा है, वहां पे ऑब्जेक्ट जब बना, एक्चुअल में बाय डिफॉल्ट क्या है कि इस क्लास के किसी मेंबर को कोई मेमोरी नहीं मिलेगी और किसी मेंबर को जब तक मेमोरी ना मिले तब तक वह एक्टिव नहीं होता, पूरी तरह से डेड कंडीशन में होता है, लाइव नहीं होता है, वो डेड होता है पूरी तरह से। तो हम बेसिकली पहले करते क्या है, क्लास के मेंबर्स को मेमोरी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो मेंबर्स डेड से लाइव कंडीशन में आ सके। जब वो लाइव कंडीशन में आ जाते हैं तब उन्हें हम कॉल करते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये डेड से लाइव कंडीशन में लाने की जो मैकेनिज्म है वो है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। जैसे आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है, आपकी इस पर्टिकुलर क्लास के लिए मेमोरी प्रोवाइड हो जाती है और मेमोरी ब्रैकेट में प्रोवाइड कौन करेगा, कंस्ट्रक्टर करेगा, ठीक है। और उसके बाद जब मेमोरी प्रोवाइड करेगा वो, तो हर मेंबर्स के लिए क्या करता है, जितने मेंबर्स होते हैं सबके हिसाब से क्या करेगा, मेमोरी रिजर्व कर लेगा और फिर वो मेंबर्स आपके एक्टिव और लाइव कंडीशन में आ जाते हैं जिन्हें उसके बाद आप यूज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स द कंसेप्ट। लेकिन अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तब भी यहाँ पर मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है और क्लास के मेंबर कॉल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है बैकएंड में। हालांकि उससे हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन वो बैकएंड में कॉल हो रहा है, काम कर रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ओके। अब हम यूजर डिफाइन की बात करें, हम डिफाइन करेंगे पब्लिक एम्प्लॉय ब्रैकेट और जस्ट लाइक, देखिए आप सिमिलर सा आपको मिलेगा एक ऐसा मेथड के जैसा, लेकिन यहाँ पर मेथड के साथ क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। ये रिटर्न टाइप है, लेकिन इधर कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ओके। एंड इसके अंदर हम सारे काम कर सकते हैं जस्ट लाइक कंस्ट्रक्टर या कंसोल डॉट राइट लाइन अच्छा, अभी अगर हम उसको सेव करके रन कराएं तो देखिए कंस्ट्रक्टर को, जब मेथड को क्या हुआ, हमें कॉल करना पड़ रहा है ना, obj डॉट गेट सैलरी कर रहे हैं, मेथड कॉल हो रही है, लेकिन कंस्ट्रक्टर को हमने कहीं कॉल नहीं किया। और अगर हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर हमें कॉल हुआ मिलेगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले लाइन पे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, मतलब कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, ऑटोमेटिक कॉल हो गया। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर आप मेथड नहीं कॉल करते हैं तो मेथड नहीं कॉल होगी, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट बनाते समय जैसे ऑब्जेक्ट बना आपका, कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाता है। मतलब कुछ कॉल हो ना हो, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। इसका मतलब है कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो क्लास के मेंबर को मेमोरी प्रोवाइड हो गई है, मेमोरी प्रोवाइड हो गई है, और मेमोरी प्रोवाइड हो गई है तब उन्हें हम यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ सर कोडिंग करो, डायरेक्ट रन कराओ, ऑटोमेटेड होता है।
कोई कंफ्यूजन इसमें कैसे बनाएंगे कंस्ट्रक्टर? कोई दिक्कत नहीं। आपने इसलिए कि कोई से भी हो सकती है। आवाज म्यूट तो नहीं है क्योंकि वीडियो में आपकी आवाज नहीं है। नहीं, म्यूट में किसी में नहीं करता हूँ। कभी कभी होता क्या है ना, सॉफ्टवेयर आपका पायरेटेड है वो, और पायरेटेड सॉफ्टवेयर कभी कभी आवाज नहीं लेता, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने से आवाज म्यूट नहीं करता, जो आता है वो आने दो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो हो गया हमारा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें हमने कोई पैरामीटर सप्लाई नहीं किया है। अगर मैं यहाँ बात करूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, जैसे हमने दिया यहाँ पर int x, ठीक है, तो नथिंग बट ये क्या हुआ, ये कंस्ट्रक्टर ऐसा है जो एक पैरामीटर को रिसीव कर रहा है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हैं, केवल प्लस x कर देते हैं, ठीक है, अगर इधर आए तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ गई होगी। एरर क्यों आ गई? देखिए इस लाइन में एरर नहीं आ रही, इधर सेक्शन में एरर आ रही है कंस्ट्रक्टर एरिया में, क्योंकि जो हमने यहाँ पर वर्क किया है वो कंस्ट्रक्टर में किया है, तो कंस्ट्रक्टर एरिया में ही एरर आ रही है। और एरर आने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है हमारा, उसे एक वैल्यू चाहिए, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए, मतलब एक इंटीजर पैरामीटर चाहिए, और आपने इसमें कोई पैरामीटर सप्लाई किया नहीं है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर जो है पैरामीटर रिसीव कर रहा है, और यहाँ से आप पैरामीटर सप्लाई कर रहे नहीं कर रहे हो, उस केस में एरर देगा ये। अगर आपने यहाँ पर कोई पैरामीटर सप्लाई कर दिया, जस्ट आपने 10 सप्लाई कर दिया, सही हो गया है। अगर आपने वैल्यू सप्लाई कर दी उसमें, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हुआ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हम यहाँ से पैरामीटर सप्लाई करेंगे, कंस्ट्रक्टर हमारा पैरामीटर को रिसीव करेगा और उस पैरामीटर के साथ काम करेगा, ठीक है। सिंपली यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसमें आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन के दौरान कोई कस्टमर हो सकता है कुछ विथड्रॉल करे और कुछ डिपॉजिट करे, ठीक है। डिपॉजिट करता है तो आपके जो करंट वैल्यू है आपकी उसमें एडिशन होगा, और अगर विथड्रॉल करता है तो उसमें से सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। लेकिन उसका जो प्रीवियस बैलेंस है वो कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, और एक्चुअली में क्या होता है कि जो प्रीवियस बैलेंस होता है, डाटा होता है, वो आपके डेटाबेस में होता है। जैसे ही आप प्रोग्रामेटिकली आप विथड्रॉल करने का प्रयास करते हैं या ट्रांजेक्शन करने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है कि आपकी जो डेटाबेस की वैल्यू होती है वो वहां से गेट होती है, गेट होती है, और वो यहाँ पर आकर सेट हो जाती है एक डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। एंड देन आपकी जो एक कस्टमर की वैल्यू है वो आती है, ठीक है। जब वो आती है और ये वैल्यू दोनों आती रहती है, तो उसमें आपका एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी होना होता है वो होता है, एंड देन फिर आपकी एक करंट वैल्यू आपको मिलती है, दैट्स एग्जैक्ट वैल्यू, और फिर आप उसे क्या करते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब कस्टमर ने, क्लाइंट ने विथड्रॉल करने के लिए कुछ भी अमाउंट डाला, तो उस समय क्या होता है कि आपकी जो प्रीवियस वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली लोड हो जानी चाहिए आपके एप्लीकेशन में, क्योंकि वो पहले वैल्यू होती है वो डाटाबेस में। जैसे वो कस्टमर ट्रांजैक्शन करने के लिए रेडी होता है, तो उसका जो करंट बैलेंस है वो लोड हो जाना चाहिए वेब सर्वर पर या आपके एप्लीकेशन में, ताकि आप उस
करंट अमाउंट के साथ अपने इस अमाउंट को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक बार अपने अमाउंट को लोड करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, आप एटीएम में ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन के दौरान जैसे अपना पिन स्वाइप करते हो, पिन डालते हो, कार्ड स्वाइप किया, पिन कोड डाला आपने, एग्जैक्ट हो गया, ठीक है। जैसे आप अमाउंट डालते हो तो एक्चुअल में आपका जो एक्चुअल अमाउंट है वो तो है कहीं और पे, उस करंट मशीन में तो एटीएम उस करंट मशीन में तो है नहीं। लेकिन उस मशीन का जो एप्लीकेशन है वो क्या करता है, जैसे आप अपना अकाउंट रेडी करते हो, अकाउंट लॉगिन करते हो, तुरंत क्या करता है कि वैल्यू को लोड कर लेता है ऑटोमेटिकली, और वो भी बिना बताए आपको। बैकएंड में वो ऑटोमेटिक वैल्यू को लोड कर लेता है, और लोड करने के बाद फिर आप इधर से जो अमाउंट डालते हो उस अमाउंट में वो क्या करता है, सब्सट्रैक्ट कर देता है। और उसके बाद सब्सट्रैक्ट करने के बाद फिर वही वैल्यू को क्या करता है, वो डेटाबेस में फर्दर ट्रांसफर कर देता है, जिससे आपका जो ट्रांजेक्शन होता है वो अपडेट हो जाता है, जो अमाउंट होता है अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर जो बैकएंड में काम हो रहा है कि भाई जब भी ट्रांजेक्शन करना होगा तो जो कस्टमर का एक्चुअल अमाउंट होगा, एक्चुअल बैलेंस होगा, वो हमें चाहिए ही चाहिए। तो उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटेड कर सकते हैं। तो इसे हम ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर में डाल देते हैं। तो जैसे ही एक्चुअल में क्लाइंट आएगा, कस्टमर अपना जब भी वो चाहेगा कि मुझे ट्रांजेक्शन करना है, तुरंत उसका जो एक्चुअल बैलेंस होगा वो लोड हो जाएगा करके। एक्चुअल बैलेंस लोड हो गया और अपने अपना बैलेंस उसने अपना डाला, अमाउंट बैलेंस डाला, उसके बाद उसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट हो करके ट्रांजेक्शन उसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा करके देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसको, ठीक है। फिलहाल अभी हम डेटाबेस नहीं यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्टैटिक वैल्यू के साथ काम करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जब डेटाबेस फीचर में यूज करेंगे तो हम इसे डेटाबेस से भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं करता ऐसे हूँ, कुछ जैसे कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, पब्लिक जस्ट स्ट्रिंग, मैं यहाँ पर कस्ट नेम, कस्टमर नेम मैंने दिया यहाँ पर, पब्लिक डेसिमल, कस्टमर बैलेंस दिया मैंने यहाँ पर, पब्लिक INT, कस्टमर अकाउंट नंबर दिया, 3 वैल्यू वेरिएबल दिया मैंने यहाँ पर, सिंपल, ठीक है। अब हम करते क्या हैं, इसे लिख कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम 3 वैल्यू सेम रिसीव करेंगे, ठीक है। क्या, स्ट्रिंग जस्ट नेम, डेसिमल जस्ट बैलेंस, एंड INT जस्ट ACN अकाउंट नंबर, ओके। एंड यहाँ पर करेंगे क्या, जस्ट कस्ट नेम इज इक्वल व्हाट एवर बट नेम, कस्ट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस, कस्ट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू ACN, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, जब आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, एक्चुअल में ये चीज होगी जो बैकएंड में होगी। यह आपकी जो है बिजनेस लेयर है एप्लीकेशन की, ये बिजनेस या डाटा एक्सेस लेयर है, तो ये लेयर जो है बैकएंड में रहेगी, ठीक है। इसे कॉल किया जाएगा अपनी मेन लेयर से, मेन एक्सेस लेयर से, जहां से डेटा आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, जब यहाँ से आप उसे कॉल करेंगे तो आप क्या करेंगे, सप्लाई कर देंगे कुछ वैल्यूज, सप्लाई करेंगे कुछ वैल्यू को, ठीक है, जिसका एक्चुअल अमाउंट होगा सप्लाई करेंगे। देन उसके बाद आप उसमें जो ट्रांजेक्शन करेंगे वो यहीं से आप करते हैं, ठीक है। और ये आपकी बिजनेस लेयर है जो बैकएंड में आपकी रहेगी, ओके। तो सिंपली आपने इतना काम कर दिया अभी के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आप सेकंड हम काम करते हैं, इसमें हम वैल्यू को सेट करते हैं और गेट करते हैं, मतलब ट्रांजेक्शन अगर होता है उसमें वैल्यू सेट हो जाए और गेट हो जाए, ट्रांजेक्शन हमारा मैनेज हो जाए। तो सिंपली हम करते क्या हैं, मेथड बनाते हैं पब्लिक, जस्ट मैंने दिया यहाँ पर स्ट्रिंग
नेम के लिए दिया मैंने स्ट्रिंग सेट नेम, मेथड मैंने बना दिया यहाँ पर, एंड स्ट्रिंग यन रिसीव कर रहा है ये, एंड सिंपली मैंने बोला जस्ट कस्ट नेम इक्वल, एंड सेम कंडीशन में डिवाइड रहेगा, एंड सेम कंडीशन में पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, एंड यहाँ पे हमने सप्लाई किया जस्ट रिटर्न फर्स्ट नेम। इस प्रक्रिया को समझ पा रहे हैं आप क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर हम केवल इतना कर रहे हैं कि जब एक बार जो आपको कस्टमर का डिटेल होगी वह कंस्ट्रक्टर के थ्रू आएगी डेटाबेस से, दूसरी बार जो वैल्यू होगी वो कस्टमर के थ्रू आएगी। जो कस्टमर अपना विथड्रॉल या डिपॉजिट करेगा तो उस केस में जब विथड्रॉल करेगा तो उसका जो नेम होगा या जो अमाउंट होगा वो आएगा, ठीक है। मतलब वो जो डाटा अपना अपडेट करेगा तो वो सेकंड टाइम अपडेटेड डाटा आएगा। फर्स्ट टाइम जो होगा डेटाबेस, आपका डाटा जो होगा डेटाबेस से आएगा, जो डेटाबेस से आएगा वो कहाँ पे आएगा? कंस्ट्रक्टर में आएगा, ऑटोमेटिक होगा ये। और जब कस्टमर मैनुअली अपना ट्रांजेक्शन करने का प्रयास करेगा, डेटा अपडेट करने का प्रयास करेगा तो इसके थ्रू हो जाएगा। एक मेथड से क्या होगा? डेटा आपका सेट होगा और एक मेथड से डेटा आपका गेट होगा, ठीक है। तो एक मेथड रिटर्न कर रही है, एक मेथड डेटा को सेट कर रही है। तो इस तरह से अगर आपके पास तीन वेरिएबल हैं तो आपको बेसिकली करना पड़ेगा बार बार इस काम को, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जनरली क्या होता है, जो डेटा अपडेट होता है वो बैलेंस होता है, नेम होता है, लेकिन जो अकाउंट नंबर होता है वो फिक्स होता है, उसे हमें बार बार सेट और गेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैलेंस सेट कर देते हैं, पब्लिक वाइड सेट बैलेंस, और मैंने यहाँ पर कहा डेसिमल बैलेंस के लिए बी लिया मैंने, और इधर बोला जस्ट फर्स्ट बैल इज इक्वल नथिंग बट बी, एंड लेट्स हैव पब्लिक डेसिमल गेट बैलेंस, और यहाँ पर हमने कर दिया रिटर्न कस्टमर बैलेंस, ठीक। इतना सा काम किया हमने। और अब इस मेथड को हम इधर से कॉल करके देखते हैं। अभी के लिए इधर एरर आएगी थोड़ी सी, इधर आते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो काम करेंगे, मतलब यहाँ जो वैल्यू सप्लाई करेंगे कंस्ट्रक्टर में, ये वैल्यू हमारी होगी डेटाबेस से। तो यहाँ पर काम करेंगे आप गेट डेटाबेस कस्टमर करंट डिटेल्स गेट करेंगे उसकी, ठीक है, एंड सप्लाई करेंगे। तो हमारे पास करंट डेटाबेस नहीं है, तो हम यहाँ पर करते क्या है, जस्ट स्ट्रिंग नेम इज इक्वल, मैंने यहाँ पर गेट कर सेट कर लिया, आप मान लीजिए राहुल सिंह, एंड बैलेंस जस्ट डेसिमल बैलेंस इज इक्वल नथिंग बट 20,000, एंड सेम कंडीशन में INT SENO इज इक्वल 1200 whatever, ठीक। ये डाटा हो गया मेरे पास, ये डाटा हमारा हो गया डेटाबेस का, जो हमने डेटाबेस से गेट किया। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर सप्लाई कर देंगे जस्ट नेम बैलेंस, एंड थर्ड वैल्यू हो जाएगी आपकी SEN, ठीक। ये सप्लाई हो गई वैल्यू कंस्ट्रक्टर में आपकी, एंड देन इसको डिलीट कर देते हैं। देन ये आपकी हो गई करंट डिटेल, जो इसका करंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एंड देन ट्रांजेक्शन करेगा वो, तो यहाँ पर गेट विथड्रॉल, वो विथड्रॉ करेगा, ठीक है। विथड्रॉ करेगा तो कुछ अमाउंट जस्ट डिपॉजिट करेगा या बस निकालेगा उसमें से बैलेंस कुछ निकालेगा। तो मैंने बोला यहाँ पे obj डॉट
हमने एक मेथड बनाई है सेट बैलेंस की। सेट बैलेंस में हम बैलेंस सेट करते हैं, मान लीजिए इट्स 5000, ओके। और ये बैलेंस चूंकि विथड्रॉल होगा, बैलेंस ये विथड्रॉल होगा, तो हम यहाँ पे करते क्या है, ओबीजे माइनस इज इक्वल ओबीजे डॉट एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम इसके साथ होती है बिना प्रॉपर्टी के। बैलेंस मैं सिंपली एक मेथड अपना लेता हूँ यहाँ पे, जस्ट प्रॉपर्टी मेथड। बेसिकली बस मैंने सिंपल से काम किया है। फिर मैंने इस चीज़ को जो मेथड के थ्रू कर रहे थे, मेथड के थ्रू पॉसिबल नहीं है सब्सट्रैक्शन एडिशन, उसको हमने थोड़ा सा प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया है। मैं प्रॉपर्टी को अभी बाद में आपको समझाऊंगा प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे काम करते हैं। लेकिन सेट किया हमने कस्टमर की वैल्यू को, जो भी बैलेंस उसका आता है सेट वैल्यू में प्रॉपर्टी नेम से, और उसी को गेट किया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर हम करेंगे क्या, विथड्रॉल करेगा जब तो करेंगे ओबीजे डॉट व्हाटएवर, बट यहाँ पर मिलेगा आपको सेट बैलेंस
तो हमने कहा सेट बैलेंस माइनस इज इक्वल ट्रांजेक्शन उसका रहा 5000 का, ठीक है, ये 5000 का उसका ट्रांजेक्शन रहा। तो एम्बिग्यूटी आ रही है सेट बैल एक्चुअल में, देखो मैं क्या नाम से मैंने रखा हुआ है, सेट बैल नाम की कोई मेथड और मैंने बना रखी है, क्या है सेट बैल, सॉरी इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे, ठीक। यहाँ पर बैलेंस मैंने ट्रांजेक्शन किया 5000 का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस अमाउंट को एक बार हम प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन कस्टमर डिटेल बिफोर ट्रांजेक्शन, बिफोर ट्रांजेक्शन डिटेल हो गई आपकी, और मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ अभी के लिए, जरा करके नीचे कंसोल डॉट राइट लाइन, तो मान लीजिए हो गया उसका अकाउंट नंबर प्लस इट्स obj डॉट ACNO, ये हो गया। एंड सेकंड चीज हो गई कंसोल डॉट राइट लाइन कस्टमर नेम प्लस obj डॉट गेट नेम, कंसोल डॉट राइट लाइन कस्टमर एक बार एक बार ओके। चलिए देखिए, अब मैंने सिंपली क्या किया, कस्टमर की कस्टमर डिटेल दे दी, देन कस्टमर की डिटेल मैंने प्रिंट करा ली पहले एक बार, करंट डिटेल उसकी क्या है, एंड देन फिर एक ट्रांजेक्शन किया छोटा सा, जिसमें मैंने 5000 बैलेंस विड्रॉल किया, माइनस कर दिया करंट बैलेंस से, तो फिर उसके बाद जो उसकी करंट डिटेल है उसको हमने क्या किया, प्रिंट करा ली, मतलब उसके बाद उसका स्टेटस आफ्टर ट्रांजेक्शन क्या आ रहा है, ठीक है। तो अगर अब इसे हम बिल्ड करें और रन कराएं इस प्रोजेक्ट को, सक्सीडेड एंड रन कराएं अगर, तो आप देखेंगे बेसिकली क्या हो रहा है, जो कस्टमर डिटेल आई बिफोर ट्रांजेक्शन उसमें आया अकाउंट नंबर कुछ भी, एक सेकेंड राइट लग गया एक जगह, राइट लग गया, इसकी वजह से थोड़ा सा बोला था, मैसेज मीनिंगफुल नहीं आ रहा है। अगर आप देखें, आप यहाँ पर कस्टमर डिटेल बिफोर ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के पहले उसकी जो डिटेल है वो करंटली, इसको मैं थोड़ा सा ऑन बड़ा कर देता हूँ। कस्टमर डिटेल बिफोर ट्रांजेक्शन आप देखेंगे तो अकाउंट नंबर व्हाट एवर, कस्टमर नेम राहुल सिंह, कस्टमर बैलेंस 2000,
ठीक है, तो ये आपका करंट डिटेल हो गई जो डेटाबेस से आ रही है। जब आपने ट्रांजेक्शन किया तो कस्टमर अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम और कस्टमर बैलेंस, ट्रांजेक्शन के बाद आपने 5000 ट्रांजेक्शन किया तो आपका ट्रांजेक्शन के बाद जो बैलेंस है वो लेस हो गया उसमें से। जो अब ये वैल्यू जो होगी आपकी करंट वैल्यू जो है, ये वैल्यू जाकर के आपकी डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी, तो आपका बैलेंस जो होगा वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट डिटेल उसकी है, वो करंट डिटेल हमने डाली तो नहीं भाई, जो करंट डिटेल उसकी हमने नहीं डाली, वो ऑटोमेटिक लोड हो जा रही है यहाँ पे। तो लोड कौन कर रहा है? कंस्ट्रक्टर कर रहा है। और बाकी जो वैल्यूज हैं प्रॉपर्टीज के थ्रू जाकर के सेट हो रही है और गेट हो रही है। वैल्यू सेट हो जा रही है वेरिएबल में और वहां से गेट हो जा रही है। ठीक है, इस तरह से ट्रांजैक्शंस होते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। थोड़ा नहीं, पहले से एक जब आप कर रहे थे आपने लेवल होता है ना, अभी आप लोग थोड़ी इजी चीजें पढ़े हैं, अभी तो आप लोगों को लेवल मेंटेन करने का टाइम आ रहा है। सर ये डिफिकल्टी हो इसमें आपने ये प्रोग्राम जो एक क्लास में इसमें खाली कंस्ट्रक्टर क्रिएट और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो आपने राइट लाइन प्रिंट वगैरह भी ले लिया। नहीं, वो चीजें तो आपकी डेटाबेस से आएंगी, लेकिन भाई देखो ये जो काम है, अगर आप अभी आप कंसोल पे कर रहे हो, कंसोल पे कर रहे हो तो कंसोल पे तो आपने किया, लेकिन अगर आप वेब पे करते हैं आप या विंडो पे करते हैं तो वहां पर तो आपको यूजर मतलब यहाँ पर राइट लाइन ना करके यूजर इंटरफेस देना पड़ता है आपको। तो वो जो फॉर्म होता है आपका, फॉर्म पर आपको वैल्यू डिस्प्ले करानी होती है, उस फॉर्म पर आपका डिस्प्ले हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं, रिपोर्ट मेंटेन हो जाती है आपकी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल के लिए। कंसोल डॉट राइट लाइन से डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि वो तो आप हमेशा यूज करते आए हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास दी, उस क्लास में 3 वैल्यू सेट की, 3 वेरिएबल्स दिए, दैट्स अ कस्टमर नेम, बैलेंस और उसका अकाउंट नंबर। अच्छा, ये पब्लिक के साथ इसमें क्लास डिफाइन करी है। हाँ, आपके में वेरिएबल्स जो है वो पब्लिक हमने इसलिए किए हैं क्योंकि अभी हमने जैसे कस्टमर अकाउंट नंबर की प्रॉपर्टी सेट नहीं की, तो उसे इसमें वैल्यू इसकी चूंकि हम यहाँ से गेट कर रहे हैं, यहाँ से हम कस्टमर का अकाउंट नंबर गेट कर रहे हैं, तो अगर हम पब्लिक नहीं लगाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट बन जाएगा, और प्राइवेट बन जाएगा तो इस क्लास में एक्सेस नहीं होगा, ये इस क्लास में हम इसकी वैल्यू गेट नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट क्रिएट होते हैं वो प्राइवेट नेचर में क्रिएट होते हैं, और प्राइवेट नेचर जो होता है वो केवल क्लास के अंदर एक्सेसिबल होता है, क्लास के बाहर उन्हें हम एक्सेस नहीं कर सकते। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 क्लास है, एक एम्प्लॉय क्लास है, एक प्रोग्राम क्लास है। एम्प्लॉय क्लास के मेंबर को हम प्रोग्राम क्लास से एक्सेस कर रहे हैं, हाँ, तो एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सेस ये नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर इसे प्राइवेट कर दें या पब्लिक हटा दें तो एक्सेस नहीं होगा यहाँ पे, जस्ट लुक लाइक दैट। अगर हम यहाँ से हटा देते हैं यहाँ पे इस कीवर्ड को, तो आप देखिए यहाँ पर एरर आ जाएगी, यहाँ देखिए एरर आ गई, और बोल रहा है कि अकाउंट नंबर इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्शन लेवल पे इनएक्सेसिबल हो जाएगा, आप एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए इसे हमें प्राइवेट लगाना पड़ा। ठीक है, दूसरी चीज है, उसके बाद हमने एक बनाया कंस्ट्रक्टर जिसमें हमने नेम, बैलेंस और अकाउंट नंबर रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद सारी वेरिएबल में कस्टमर नेम में नेम डाल दिया, बैलेंस में बैलेंस डाल दिया, और अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर डाल दिया। मतलब वैल्यू हमने यहाँ पर डिफॉल्ट रूप से सेट कर दी। मतलब यहाँ पर जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन है वो इनिशियलाइज हो जा रही है। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना, मतलब ऑब्जेक्ट बनने का मतलब है जैसे आपने कार्ड स्वाइप किया, पिन कोड डाला और आपका पिन कोड सही निकला, हाँ, तो आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बना और ये रेडी हो गया ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे रेडी हो गया तो तुरंत क्या हुआ, आपका जो करंट इंफॉर्मेशन है वो लोड होकर के आ गई एप्लीकेशन में, डेटाबेस से लोड होकर के एप्लीकेशन में आ गई। तो पहले ये लोड हो जाएगा, ये लोड कैसे होगा, इधर होगा, यहाँ पर हम कुछ वैल्यू उठा रहे हैं डेटाबेस से या कहीं से ले रहे हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पर सप्लाई करेंगे। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ये वैल्यू सप्लाई होगी, और उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और सब में वैल्यू क्या करेगा, ये सेट कर देगा, सबकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, तो सबको एक डिफॉल्ट वैल्यू मिल गई, कस्टमर नेम को, बैलेंस को, अकाउंट नंबर को, सबको एक डिफॉल्ट वैल्यू मिल गई। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या हो रहा है कि जो बैलेंस है उस बैलेंस को हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। अगर कस्टमर ने ट्रांजैक्शन किया, बेसिकली हम पहले क्या कर रहे हैं, ये करने के बाद एक बार हम कस्टमर डिटेल को तो ऐसे प्रिंट करा दे रहे हैं,
जिससे हम कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को गेट कर ले रहे हैं कि उसका अकाउंट नंबर क्या है, नेम क्या है और बैलेंस क्या है, जो करंट इन्फॉर्मेशन उसकी है जानने के लिए हम दिखा ले रहे हैं। देन हम फिर कर रहे हैं ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन किया हमने क्या किया, सेट बैल जस्ट है वेरिएबल जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। सेट बैल बैलेंस एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से क्या करते हैं, हम वैल्यू को सेट करते हैं और गेट करते हैं, मतलब किसी वेरिएबल में वैल्यू को डालना और उस वैल्यू को रीड करना, जिसे रीड प्रॉपर्टी या राइट प्रॉपर्टी बोलते हैं, रीड या राइट। ठीक है, तो रीड राइट मतलब है वेरिएबल में वैल्यू को सेट किया, राइट किया, वेरिएबल से वैल्यू को गेट किया, रीड किया। ये भी फंक्शन है क्या सेट और गेट? हाँ, अभी प्रॉपर्टी क्लास का मेंबर ये भी होता है, प्रॉपर्टी वाले टॉपिक में भी हम इसे कवर करेंगे, समझाएंगे आपको, जिससे हम वैल्यू को सेट करने के लिए और गेट करने के लिए यूज करते हैं। सिंपली यहाँ पर हमने सेट बैल प्रॉपर्टी बनाई जिसमें सेट कस्टमर बैलेंस इक्वल वैल्यू कर दिया, मतलब जो वैल्यू वो सेट कर भेज रहा है वहां से ट्रांजेक्शन के दौरान वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वेरिएबल में सेट हो जा रही है, और फिर वही वैल्यू क्या हो रही है, गेट हो जा रही है, रिटर्न हो जा रही है। ठीक है, तो वैल्यू जब हमने वहां से सेट किया तो सेट हो गया, गेट किया तो गेट हो जाएगा। सेट जब किया तो ये वाला कॉल होगा सेट प्रॉपर्टी, मतलब जो हमने ये किया माइनस इक्वल 5000, इसका मतलब हो गया जो सेट करंट वैल्यू उसकी है, सेट बैल की जो करंट वैल्यू है उसमें माइनस हो जाएगा। माइनस इक्वल मतलब सेट बैल माइनस इक्वल का मतलब सेट बैल इज इक्वल सेट बैल माइनस 5000। ठीक है, उसमें से क्या हुआ, आपका टोटल वैल्यू जो है कितनी है 20000, माइनस हो गया 5000 तो 50000, इसमें क्या हुआ 50000 सेट हो गया, वहां सेट हो गया। एंड देन फिर उसके बाद ये सेट हो गया यहाँ पे। देन इसके बाद इधर हम आ गए नीचे, हम यहाँ कर रहे हैं कस्टमर डिटेल आफ्टर ट्रांजेक्शन, इसके बाद उस डिटेल को प्रिंट करा रहे हैं। तो कस्टमर नंबर अकाउंट नंबर हो गया, अकाउंट नंबर आ गया, कस्टमर नेम आ गया एंड कस्टमर बैलेंस आ गया। कस्टमर बैलेंस जो है आपका वो क्या हुआ, ऑटोमेटिक सेट होकर के कितना हो गया है 15000 हो गया है, 15000 आपको रिटर्न हो गया उस वेरिएबल से। और बेसिकली ये गेट नेम को गेट करने का तरीका है, जिससे हमने गेट नेम को गेट करने का तरीका बनाया हुआ है, और सैलरी को भी गेट करने का तरीका बना रखा था, जिसे हम रीड कर देंगे, इसकी हमारी कोई जरूरत नहीं है, मेथड हमने पहले बनाई, इसके लिए नहीं। ठीक है, एंड गेट नेम भी अगर चाहे तो हम यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि सभी वेरिएबल भी पब्लिक के बेसिक सा ये काम है हमने जो किया। ठीक है, एंड इट्स अ गेट नेम नहीं, ओबीजे डॉट ओबीजे के साथ जो लेके चल रहे हैं, जैसे कि ओबीजे डॉट ओबीजे डॉट ऑब्जेक्ट मतलब सबके साथ लेके चल रहे हैं ना। हाँ, तो भाई जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, जब हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, इस क्लास का ओबीजे नाम से बनाया, जो मेमोरी अलोकेट हुई है वो ओबीजे नाम से हुई है, तो ओबीजे नाम से ही जब अलोकेट हुई तो ओबीजे नाम से ही तुम उसे एक्सेस करेंगे उस मेंबर को। भाई जैसे हमने अगर बोला कि यहाँ पे हमने इस क्लास को रिजर्व कर लिया, मान लीजिए डॉटनेट नाम से, तो अब जब इनके मेंबर्स को हमें एक्सेस करना होगा तो हम डॉटनेट नाम से ही तो एक्सेस करेंगे ना इन्हें, क्योंकि ये मेमोरी जो ये एरिया हमने रिजर्व किया है ये डॉटनेट नाम से किया है। हम बोलेंगे डॉटनेट पर्टिकुलर प्लेस पे या डॉटनेट प्लेस पर जो लोग जो मेंबर्स हैं उन्हें एक्सेस करना है। दैट मींस मेमोरी जिस नाम से ऑक्यूपाई होती है उसी नाम से हम मेंबर्स को भी एक्सेस करते हैं। गेट सेट ऐसा हमने कोई यूज नहीं किया हुआ है, एक ही केवल यूज किया है बैलेंस को सेट करने के लिए और गेट करने के लिए, कोई हमने गेट सेट का कंसेप्ट नहीं लगाया है। हमने जो लगाया था उसको बिल्कुल कर सकते हैं, वेरिएबल में वैल्यू सेट गेट करने के लिए तो करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने किया नॉर्मली, तो केवल नॉर्मल किया है, बाकी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। एक चीज और सब जैसे ये जैसे कि आपने दिया ऑब्जेक्ट डॉट कस्टमर अकाउंट नंबर, तो ये डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट डॉट अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं? नहीं, जिस नाम से अपने वेरिएबल लिया वही तो देंगे आप। अच्छा, नीचे ने इक्वल कर दिया उसी के, बात तो एक ही होगी ना, ये इसके इक्वल हो गया, कस्टमर नेम के इक्वल हो गया। हाँ, एक्चुअल में ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू ये तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू आ रही है, ये तो पहली बार आ रही है जब आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, अब वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू जाकर के यहाँ सेट हो जा रही है, ये आपका रियल वेरिएबल है, ये रियल वेरिएबल है ये वाला, और ये वैल्यू है जो ये पैरामीटर है जो आकर के इसमें सेट कर रहा है वैल्यू, इनको कॉल करेंगे और हम कॉल इनको करेंगे क्योंकि ये रियल है, वैल्यू तो नेम सेट आउटपुट हो रही है। ठीक है, ये तो टेम्परेरी है, ये तो केवल रन टाइम के लिए है, एक्चुअल में ये है। ठीक है,
सेट बैलेंस, बैलेंस सेट हुआ और उसके बाद उसे गेट कर लिया हमने, एंड दैट्स इट, दैट्स इट। हम यहाँ से उसे कॉल सर करते ये एम्प्लॉय ओबीजी जो है, ओबीजी को ऑब्जेक्ट है, हैं। ऑब्जेक्ट नेम, एम्प्लॉय इसका नाम हो गया, एम्प्लॉय क्लास का नेम हो गया, क्लास का नाम, क्लास का नेम है, देखिए यही तो क्लास है, यही हमने बनाई क्लास, एम्प्लॉय क्लासेस बनाई। बहुत केयरफुली समझिएगा, यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। ओबीजी का भी सबने सेम होगा, हाँ? सेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बराबर। ओबीजे नहीं, एक्चुअल में क्या है, ओबीजे जस्ट ऑब्जेक्ट नेम। जब आप किसी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, तो मेमोरी का कुछ नाम प्रोवाइड करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम। तो वो ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि जब आप दो क्लास का या एक क्लास का दो बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो नेम जो होगा वो सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि एक नाम से दो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं हो सकती है, वहां पर एम्बिग्यूटी। हाँ, ऑब्जेक्ट 1 2 3 व्हाटएवर कुछ भी दे सकते हो, मीनिंगफुल नेम दे सकते हो, आप कुछ मीनिंगफुल नेम दे दो। मैंने तो ओबीजे कहा, आप एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट दे दो नाम, एम्प्लॉय दे दिया, कुछ भी ऐसा दे दो मीनिंगफुल नेम। अब बताएं, इसको देखिए, समझे और बताएं। पानी की एक बार देखिए, समझिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, यही से हम आपको सारे कंसेप्ट बताएंगे। ये है रियल यूज आपके कंस्ट्रक्टर का। अब रियलिटी में इसे कहाँ यूज करते हैं, कैसे प्लेस पे यूज करते हैं, बहुत टाइम आपसे पूछा जाता है तो कंस्ट्रक्टर कहाँ यूज करते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ हम दे सकते हैं आपको इस पे कम करने के लिए। तो हमने जो कंस्ट्रक्टर अभी देख लिए, उसमें देख लिया हमने कैसा कंस्ट्रक्टर, नॉन डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड में नो पैरामीटराइज और पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज और पैरामीटराइज देखें। बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर हमारा है पैरामीटराइज, जो मल्टीपल पैरामीटर को रिसीव कर रहा है। पैरामीटर नहीं देते हैं तो नॉन पैरामीटराइज भी हो जाता है ना। अच्छा, अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर और बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? पब्लिक एम्प्लॉय नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मैंने कहा यहाँ पर देखिए, सिंपली यहाँ पर हमने एक क्लास के दो कंस्ट्रक्टर बना दिए हैं। एक है जो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है और दूसरा जो कुछ पैरामीटर ले रहा है। अच्छा, जब हम इस सेक्शन पे आएंगे, जब हम इस सेक्शन पे आएंगे इधर, तो हम जब अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब देखेंगे एम्प्लॉय ओबीजे मान लीजिए मैंने 1 इक्वल न्यू एम्प्लॉय, इक्वल। जब हम ऐसे करेंगे और ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे तो आप एक चीज देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कहा 1 of 2। 1 of 2 का मतलब है कि बेसिकली इस क्लास के दो कंस्ट्रक्टर हैं। कंस्ट्रक्टर वर्जन शो करता है ये, एक इस क्लास के दो कंस्ट्रक्टर हैं, मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट में एक कंस्ट्रक्टर है जो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है, और अगर आप दूसरे पैरामीटर पे क्लिक करेंगे, लिखाएगा कि स्ट्रिंग नेम डेसिमल वैल, मतलब दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है वो 3 वैल्यू को रिसीव कर रहा है। तो हम दोनों कॉल कर सकते हैं, डजंट मैटर। हमने ये भी कॉल किया, हमने वो भी कॉल किया। देखिए अब एरर नहीं आ रही है,
क्योंकि अभी क्या है, अभी ये जो कंस्ट्रक्टर वर्जन है मैच कर रहा है, मतलब इधर एक कंस्ट्रक्टर ऐसा है इस क्लास का जो कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा है। वर्जन मैच कर गए इसके, मतलब हमने सही वर्जन पास कर दी दोनों में, और रन करेंगे तो आउटपुट हमें सेम मिलेगा, सही मिलेगा, मतलब ये कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू सप्लाई कर देते हैं यहाँ पर एरर आ जाएगी। क्यों? कि अभी कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है जो एक पैरामीटर को रिसीव कर रहा हो, इसलिए एरर है। तीन दे देंगे तो काम करेगा, तीन तो काम करेगा करेगा। तो सर ये इसमें सीरियल वाइज का कोई रोल नहीं है इसमें? हाँ, सीरियल वाइज का कोई रोल नहीं है? सीरियल वाइज का रोल बिल्कुल है। जो सीक्वेंस है पैरामीटर के वो तो आपको देने पड़ेंगे। जैसे देखिए इसमें जो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है पहली वाली उसे स्ट्रिंग चाहिए, नेम स्ट्रिंग टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप में देना पड़ा। बैलेंस डेसिमल था, डेसिमल टाइप। अकाउंट नंबर इंटीजर टाइप, ठीक है। अगर हमने भी देखिए यहाँ पर इंटीजर देने का प्रयास अगर कर दिया, यहाँ पे एरर आ जाएगी। अब बोलेगा ये कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है जिसमें इस तरह का पैरामीटर रिसीव हो रहा हो, इंटीजर सप्लाई हो रही हो। सर दो बार दे दे तो, जैसे दो बार सही दे दें, स्ट्रिंग दे दें पहले, दो बार दे दें तो इसी में एक बार तो आपने दे दिया नहीं, हाँ दो बार दे दी चीज ऑब्जेक्ट को बना के दे दें यही वैल्यू, दूसरी वैल्यू पास करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैल्यू जब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं ना, उसको जो पैरामीटर के टाइप है और सीक्वेंस है वो मैच करना चाहिए आपके रियल कंस्ट्रक्टर से जो आपने बनाया हुआ है। उसका सीक्वेंस और उसका टाइप मिलना चाहिए। अगर टाइप और सीक्वेंस नहीं मिलेगा तो एरर आएगी, क्योंकि उसे वो अपने आप सेट नहीं कर सकता कौन किस में जाना है, वो आपको बताना ही पड़ेगा कि नेम जो है पहली वैल्यू है नेम में जाएगी, बैलेंस दूसरी वैल्यू है बैलेंस में जाएगी, ठीक है। तो सीक्वेंस और टाइप दोनों मैच करने चाहिए। अभी तो रन ही नहीं करेगा, एरर आ रही है। स्ट्रिंग में कर देंगे तो स्ट्रिंग में आएगा। एक्चुअल में इसे हम कहीं प्रिंट आउट नहीं करा रहे हैं तो अभी कुछ आउटपुट ही हमें नहीं देगा, क्योंकि OBJ1 को तो हमने कहीं प्रिंट ही नहीं कराया। हमने प्रिंट जो कराया OBJ को कराया हुआ है। कोड में आप ये वैल्यू ना इंटीजर ले रहे फिर भी स्ट्रिंग बन रहा है। डबल कोड के अंदर गया तो इंटीजर व्हाटएवर कुछ भी वो स्ट्रिंग हो जाएगा, वो तो स्ट्रिंग अज्यूम होगा ना। डबल कोड की जो वैल्यू होती हैं एज ए स्ट्रिंग अज्यूम होती हैं, सिंगल कोड की वैल्यू कैरेक्टर अज्यूम होती हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी दो, अगर उसका फॉर्मेट ऐसा है तो स्ट्रिंग माना जाएगा, फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए फिलहाल के लिए हमने एक कंस्ट्रक्टर देख लिया है। इसके बाद हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है एक्चुअल में एक और चीज है, यही चीज है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब होता है एक कंस्ट्रक्टर के मल्टीपल वर्जन। मतलब यहाँ पर हमने जैसे एक ही क्लास के दो कंस्ट्रक्टर बना दिए, यहाँ पर इसका दो वर्जन बन गया। एक कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा है और एक 3 पैरामीटर रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो पैरामीटर सप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली उस कंस्ट्रक्टर को सिलेक्ट कर लेता है जो पैरामीटर से मैच कर जाता है। मतलब जैसे हमने जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का, तो उसमें 3 पैरामीटर दे दिए। तो बेसिकली ये जो कंस्ट्रक्टर है मैच किसे कर रहा है, इस कंस्ट्रक्टर को, तो ऑटोमेटिक किसे कॉल कर लेगा। अगर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और कोई पैरामीटर नहीं दिया तो उस केस में ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा और वो इसे कॉल कर लेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम कंस्ट्रक्टर को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस पे कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर सप्लाई करते हैं, तो जो पैरामीटर मैच करता है बने हुए कंस्ट्रक्टर से, तो उसको मैच करा के उसे ऑटोमेटिक कॉल कर लेता है। मतलब ये कंपाइल टाइम वो सेलेक्ट कर लेता है किस कंस्ट्रक्टर को उसे कॉल करना है। अगर हमने यहाँ पर 3 पैरामीटर दिए तो उसने सेलेक्ट कर लिया कि हमें 3 पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है जो यहाँ पर डिफाइन है, यहाँ पर जो डिफाइन है। अच्छा, नीचे वाले में जैसे वैल्यू दी थी वो भी इसी को कॉल करेगा। अगर हम करेंगे तो इसका अगर कॉल कराया ऑब्जेक्ट वन को तो ये वो भी इसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा सेकंड वाले में, और OBJ1 को हाँ बिल्कुल कॉल करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है
कंस्ट्रक्टर यही कॉल होगा, इसी को कॉल करेगा। तो मैं करूँगा 2 बार दे दें obj2 और उसकी वैल्यू चेंज कर दें 3 पैरामीटर और सेम वैल्यू ओवरराइट हो जाएंगे इसमें। भाई यही बात देखिए, अभी मैंने मान लीजिए ये दिया, ये चीज है ना, आप बोल रहे हो कि मैंने ये दिया obj1 है obj2, किसी पे वैल्यू दे देता है यहाँ पर। मान लीजिए मैंने अमित पामा बैलेंस में दे दिया यहाँ पर 30,000 और अकाउंट नंबर दिया मैंने 1002। ठीक है, अब ये बोल रहा है अभी मैं अगर एक्सेस करता हूं, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ जो मेमोरी ऑक्यूपाई हुई है, 2 बार ऑब्जेक्ट बनाया तो 2 मेमोरी ऑक्यूपाई हुई है। एक मेमोरी जो ऑक्यूपाई हुई है वो obj नाम से हुई है, दूसरी मेमोरी जो ऑक्यूपाई हुई है obj1 नाम से हुई है। तो अब डिपेंड करता है कि आप किसे एक्सेस करते हो, किस मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो, obj1 को कर रहे हो या obj को कर रहे हो। यहाँ पर अगर आपने obj को किया तो obj वाली मेमोरी की वैल्यू आएगी, उसमें ट्रांजैक्शन होगा। अगर आपने obj1 किया तो obj1 वाले में होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है। obj2 लेकर नहीं करा कर सकते हो आप एक ही क्लास के लिए मल्टीपल टाइम मेमोरी रिजर्व कर सकते हो, अलोकेट कर सकते हो। अब मेमोरी अगर आपने मल्टीपल टाइम उसके लिए रिजर्व किया तो आप किस मेमोरी के डेटा को एक्सेस करना चाहते हो यहाँ पर डिपेंड करता है। आप इसे एक्सेस करना चाहो, जितनी बार उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार से नई नई मेमोरी अलोकेट। ये जो न्यू कीवर्ड है, न्यू कीवर्ड का काम यह है न्यू मेमोरी अलोकेट करना। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार नई मेमोरी मिलेगी इसे। वो मैटर नहीं करता, कहीं एम्बिगिटी आएगी नहीं, क्योंकि वो अलग मेमोरी पे वैल्यू है और ये वैल्यू अलग मेमोरी पे है। आप जिसे एक्सेस करोगे वो मिलेगा आपको। इसमें ओरिजिनल की वैल्यू नहीं आएगी, ओरिजिनल की आएगी खाली वैल्यू इसमें ना, इसमें नीचे वाले। हाँ जाहिर सी बात है, क्योंकि हम obj वाली मेमोरी को अभी एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम obj1 को एक्सेस करना चाहते हैं हमें obj1 को देना पड़ेगा यहाँ पे, डिफाइन करना पड़ेगा ना। जाहिर सी बात है हमें obj1 को एक्सेस करना पड़ेगा। obj पर हटा दें और obj लिख दें तो ओवरराइट हो जाएगा उसको। नहीं बनेगा ही नहीं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे obj हटा सेम नेम देते एरर आ जाएगी और बोलेगा ये डुप्लीकेट नेम नहीं हो सकता, मतलब एक नाम से 2 मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बेटर है ऐसे। अगर अब हम कॉल करें, मान लीजिए सिंपली कॉल कर लेते हैं obj1 को, इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर कहीं पेस्ट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट 2 आ गया ये मान लीजिए, तो यहाँ पर करते हैं 1 सॉरी 2 है और 2। तो अगर आप देखें तो ये आपको 2 वाली मेमोरी मतलब ऑक्यूपाई जो हुआ है, ये देखिए obj2 का मेमोरी ये डिटेल आपको दे रहा है ना, और ये डिटेल हो गई आपकी obj1 की, obj की। मतलब 2 मेमोरी अलग अलग। अब देखिए दोनों में अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं, 101 102 अमिट बैलेंस, इधर आपका अलग है। वेरिएबल तो एक ही है लेकिन उस वेरिएबल को 2 मेमोरी मिली है, 2 जगह वो 2 तरीके से प्रयोग हो रहा है, क्योंकि 2 मेमोरी ऑक्यूपाई हुई तो 2 तरीके से यूज हुआ। वो एक जगह मेमोरी जब मिली है तो उसमें अलग वैल्यू जा रही है, दूसरी जगह अलग वैल्यू जा रही है। अब एक मेमोरी को हम कैसे एक्सेस करना चाहते हैं, दूसरी कैसे एक्सेस करना चाहते हो, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ आ रही है कि जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर बन रहा है, अगर 2 बार हमने कॉल किया तो ये कंस्ट्रक्टर 2 बार कॉल होगा, और जब 2 बार कॉल होगा तो 2 बार मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, और पूरी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट के लिए 2 बार ये मेमोरी ऑक्यूपाई करके देगा। ये जो आपने वहाँ नेम वगैरह डिफाइन किए ये ऑटोमेटिकली अपने आप इसमें वो है ना स्टोर, ये जो नेम नाम जो वेरिएबल का। अब यहाँ पर जो एक्चुअल में जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आपका ना, तो ये पहली बार जब कॉल होगा तो एक मेमोरी obj नाम से बनेगी जिसमें ये वैल्यू स्टोर हो जाए, ये आपका वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और ये सारे बन जाएंगे। जब दोबारा कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं आप, तो दोबारा जो obj2 नाम से बन रहा है फिर से एक मेमोरी ऑक्यूपाई होगी और फिर से उसमें जाकर के सब सेट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर दोनों में वैल्यू आप अलग अलग दोनों में वैल्यू सेट हो जाएंगी। अगर हम obj के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं या सेट कर रहे हैं तो obj वाले में जा रहा है, obj1 के थ्रू या 2 के थ्रू कर रहे हैं तो उसमें जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, मेमोरी जब 2 ऑक्यूपाई हुई है तो दोनों की वैल्यू अलग अलग रहेंगी, सेम वैल्यू नहीं कंटेन करेंगे।
ठीक है, ये इनका फंडामेंटल है। और कोई डाउट्स में? ये बहुत बड़े कंसेप्ट हैं, बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं। यही कंसेप्ट आपको जब आप बिजनेस लेयर पे काम करते हैं बड़े एप्लीकेशन पे, तो यही सारे कंसेप्ट अप्लाई करने को ये आपके कोड को बहुत शॉर्ट कर देते हैं। अच्छा सर, जैसे भी आपने लिया था डायरेक्टर्स में पैरामीटर जो पास किए थे नेम वगैरह सब पे डायरेक्ट कर दिए, तो यहाँ पे हमने ऐसे डिफाइन किया स्ट्रिंग वगैरह कोई मैटर अच्छा मैंने इसलिए किया है कि एक्चुअली ये वैल्यू जो है स्टैटिक यहाँ से नहीं आती है, ये वैल्यू आती है डाटाबेस से। तो रियलिटी में जब हम काम करेंगे तो इसको डाटाबेस से गेट करेंगे, वेरिएबल में सेट करेंगे और वेरिएबल में यहाँ सप्लाई करेंगे। नहीं, फिर इसमें डायरेक्टली तो लिख सकते थे हम, ये नहीं बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई डाउट दिक्कत नहीं है। आप यूजर से लेकर के करो, डाटाबेस से लेकर के करो, या स्टैटिक है तो कोई मैटर नहीं करता। रियलिटी में जब होगा तो डाटाबेस ही आएगा, ना तो वहां पर जो करंट डिटेल तो कस्टमर एंटर करेगा, ना तो स्टैटिक होगा। वो जब रियलिटी में होगा तो डाटाबेस से ही आता है, वहां पर और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, 2-3 तरीके कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रखेंगे इसमें।